हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद सृष्टि। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। एंड इसके मोस्ट ऑफ द जो प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, बट स्टिल एक बार हम लोग वो सारे रिकैप कर लेंगे जल्दी से। और उसके बाद हम लोग मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइशियोमेट्री पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपके 11th एंड 12th की केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री का। तो आइए जल्दी से एक रिकैप करते हैं प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स का। तो सबसे पहले अबाउट एटम्स। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ केमिकल एलिमेंट दैट एग्जिस्ट, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी ले लो, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा दैट वी नो इज एन एटम, राइट। वैसे तो एटम्स के अंदर भी उससे स्मॉल पार्टिकल सब पाए गए हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बट स्टिल जो एग्जिस्ट करता है इन अ फ्री स्टेट, जो पाया जाता है सबसे छोटा पार्टिकल, दैट इज एन एटम, राइट। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स ऐसे चार्ज पार्टिकल्स आपको फ्रीली नहीं मिलेंगे क्योंकि दे आर वेरी रिएक्टिव, वो जल्दी से रिएक्ट कर लेंगे। स्पेशली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर मिलेंगे नहीं आपको, right? So atoms are the smallest particles of a chemical element that exists. Then molecules. So molecules are a group of two or more atoms of same type bound together through attractive forces. तो जैसे एग्जांपल हो गया आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो हमारे गैसेस प्रेजेंट हैं उसमें हाइड्रोजन के गैस में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, तो एक हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे दैट दीज आर कोवेलेंट फोर्सेस, उससे आपस में जुड़े होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। अगर वो अलग अलग हो गए दो एलिमेंट्स जो कि आपस में जुड़े हुए हैं तो वैसे एलिमेंट्स हो जाते हैं कंपाउंड्स। सो कंपाउंड्स आर ग्रुप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स बाउंड टुगेदर थ्रू अट्रैक्टिव फोर्सेस। जैसे कि एग्जांपल हो गया NaCl, C6H12, O6। तो मॉलिक्यूल्स में मोस्टली हमें कोवेलेंट बॉन्ड्स देखने को मिलता है, जबकि कंपाउंड्स में आयनिक एंड कोवेलेंट दोनों बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। जैसे NaCl हो गया आपका, तो NaCl को हम ऐसे नहीं बना सकते कि ये Na का आइटम है एंड ये Cl का आइटम है एंड ये एग्जिस्ट करता है। इट्स नॉट लाइक दिस। ये एक आयनिक कंपाउंड है जो कि ढेर सारे आयंस का बना होता है, जिसमें Na एंड Cl आपस में कोई एक स्ट्रक्चर फॉर्म करके रखते हैं। जैसे एक Na का आइटम हो गया तो इसके चारों तरफ Cl के एटम्स रहेंगे, लाइकवाइज Cl का आइटम हो गया तो उसके चारों तरफ Na के एटम्स रहेंगे। तो ऐसे हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ऐसे आयनिक कंपाउंड्स के लिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस, जिसमें से सारे आयनिक कंपाउंड्स कोई ना कोई कॉम्बिनेशन फॉलो करते हैं। देन C6H12, O6, तो इसमें भी ये सारे कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स, ऑक्सीजन के 6 एटम्स, ये सारे के सारे 24 एटम्स आपस में किसी न किसी अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं और नेचर में एज C6H12O6 की एक यूनिट जैसे एग्जिस्ट करते हैं, राइट। देन वी विल क्विकली रिकैप अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली डेली लाइफ यूज प्रोडक्ट्स। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो उसमें कोई ना कोई केमिकल, प्रिजर्वेटिव्स, ये सारे डाले हुए रहते हैं। आप जितने भी कंज्यूमेबल्स कंज्यूम कर रहे हो, जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स हो गया, मेडिसिन हो गया, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, लेट्स से शूज, क्लोथ्स, सब में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। आजकल तो आर्टिफिशियल क्लोथिंग भी होने लगी है, तो वहां पे भी काफी केमिकल रिएक्शंस करवाए जाते हैं फॉर मेकिंग क्लोथ्स, फॉर मेकिंग थ्रेड, एटसेट्रा, राइट। So chemistry is involved in each and everything of our daily life. तो मेडिसिन्स, ऑइंटमेंट्स जो भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, देन जो भी केमिकल प्रोसेसेस इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट्स में हो रहे हैं, रिसर्च वर्क हो रहा है, हर जगह केमिकल्स का यूज है, राइट। सो केमिस्ट्री इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर प्लैनेट, फॉर आवर सोलर सिस्टम, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ मैटर। तो इसका डिफिनेशन तो हमें ऑलमोस्ट याद ही है, दैट इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, राइट। तो मैटर मतलब कोई भी चीज जो हमें दिख रही है अभी, दैट इज मैटर। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, राइट। तो प्योर सब्सटेंस क्या हो गया कि जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनकी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगी, राइट। जैसे कि आप ले लो, पानी ले लो, तो आप कहीं से भी पानी लो, नदी का पानी ले लो, ओशन का पानी ले लो, टैप वाटर ले लो, डिस्टिल्ड वाटर ले लो, द कॉम्पोजिशन विल बी H2O, राइट। उसमें भले ही अदर इम्प्योरिटीज हों बट पानी का कॉम्पोजिशन तो H2O ही रहेगा।
दैट वोंट बी H3O2 या फिर H3O, ऐसा कोई कॉम्पोजिशन तो होगा नहीं। तो प्योर सब्सटेंस वही है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है, जैसे कि एसिड्स हो गए, गोल्ड हो गया, मेटल्स हो गए, तो उसमें जो है हमें क्या मिलेगा, वो प्योरली एक ही सब्सटेंस मिलेगा, या जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनका प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स्ड रहेगा कि 20% एक्स का है तो 80% वाई का है, तब जाके एक ये मैटर बन रहा है ऑफ अ सर्टेन टाइप, राइट। अगर कॉम्पोजिशन चेंज हुआ तो वो मैटर भी अलग हो जाएगा, भले ही प्योर सब्सटेंस हो बट वो अलग हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑफ अ मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस हमने देख लिया कि फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है, तो मिक्सचर क्या हो जाएगा, एनीथिंग अदर देन प्योर सब्सटेंस इज अ मिक्सचर, राइट। So particles of two or more pure substances in a non-fixed ratio is called a mixture. जैसे कि आपका polluted air, sugar water solution, ये सारे क्या है, मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं। तो प्योर सब्सटेंस में क्या था कि आप मान लो कि एक बहुत बड़ा सा कंटेनर है, उसमें प्योर सब्सटेंस रखा हुआ है, लेट से पानी ही रखा हुआ है, तो आप कहीं से भी निकालोगे तो उस पानी में 2:1 के रेशियो में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स रहेगा। लेट से वाटर एंड शुगर का जो हमने कॉम्पोजिशन रखा है पहली बार में 90% वाटर में 10% शुगर डाल दिया, तो ये भी एक शुगर सॉल्यूशन है। एंड सेकेंड टाइम इफ वी टेक 50% वाटर एंड 50% शुगर, तो ये भी एक शुगर सॉल्यूशन ही कहलाएगा, राइट। तो दिस इज अ मिक्सचर जिसमें कि आपको कॉम्पोजिशन मैटर नहीं करता है। अब ऐसे आप पानी के साथ तो नहीं कर सकते थे कि हाइड्रोजन को 4 डाल दिया और ऑक्सीजन को 1 ही डाला है तो H2O ही बनेगा, ये तो नहीं बनेगा, राइट। तो मिक्सचर अगेन दो टाइप्स के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है कि जो जिसमें कंपोनेंट्स जो है वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि आपका शुगर सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनस मिक्सचर है। हर जगह पे आपको सेम कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगी, हर जगह पे शुगर एंड वाटर का जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहेगा इन शुगर सॉल्यूशन जो कि अच्छे से मिलाया हुआ है। So components completely mix with each other in a homogeneous mixture. There is uniform distribution throughout the bulk of the mixture. Example हो गया sugar solution and salt solution, right? Then heterogeneous mixture just opposite of homogeneous mixture हो जाएगा, जिसमें कि composition जो है यूनिफॉर्म नहीं रहेगी थ्रू आउट, जो कि हमने अभी सैंड एंड वाटर का एग्जाम्पल देखा था। एंड इसमें हम देखेंगे कि कंपोनेंट जो है वो डिफरेंट प्रोपोर्शंस में अलग अलग तरीके से विजिबल है, ऊपर में आपको कम बालू दिखेगा, नीचे में ज्यादा बालू दिखेगा, राइट। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब कि मैटर कितने तरीके से एग्जिस्ट करता है, तो दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने ऑलरेडी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा हुआ है, राइट, कि सॉलिड में जो है वो पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोज टू ईच अदर, सॉलिड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड अ डेफिनेट शेप, राइट। लिक्विड में पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट वो एक दूसरे के पास मूव अराउंड कर सकते हैं एंड दे आर लेस क्लोजर एज कंपेयर टू दैट इन सॉलिड्स, राइट। लिक्विड की वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है, लाइक 1 लीटर पानी, 1 लीटर दूध, लेकिन उसका शेप कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, आप जिस भी बर्तन में डालोगे उसमें वो चला जाएगा। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, राइट। देन गैस, तो गैसेस में जो है पार्टिकल सबसे दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, तो काफी दूर होते हैं। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इजी एंड फास्ट, कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता, कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होता, राइट। then completely occupy the space and size of the container in which they are placed. आप एक रूम में हवा रखो, आप उसी हवा को एक बलून में डाल दो या फिर एक सिलेंडर में डाल दो, तो उसको भी जिस भी कंटेनर में हम लोग डालेंगे उसके वॉल्यूम और उसके शेप को वो अटेन कर लेगा गैस, राइट। तो ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, दीज आर इंटर कन्वर्टिबल, मतलब हम किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड फॉर्म को उसके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड से गैस में या फिर गैस से वापस लिक्विड एंड सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। और ये होता कैसे है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है कि आप किसी सब्सटेंस को कितना ज्यादा कंप्रेस कर पा रहे हो, मतलब उसको उसकी वॉल्यूम को और कितना घटा पा रहे हो बाय अप्लाइंग प्रेशर, राइट। सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड्स की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है दैट इज द लीस्ट, बिकॉज इसमें ऑलरेडी ये काफी क्लोज क्लोज होते हैं, तो और कितने क्लोज जाएंगे पार्टिकल्स, राइट। तो दैट इज द लीस्ट एंड इसमें आपको ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा टू कंप्रेस मोर। लिक्विड की ऑब्वियसली सॉलिड से कंपेयर करके ज्यादा होगी एंड गैस की सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगी अमॉन्ग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देख लेते हैं इनकी इंटर कन्वर्टिबिलिटी एंड कैसे कन्वर्ट होते हैं ये एक दूसरे में। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग कि हम लोग जिसको जानते हैं ऑलरेडी।
सो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो इसमें आप सॉलिड को मेल्ट करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को वेपराइज कर दो या बॉयल कर दो तो गैस बन जाएगा। और ये दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, सॉलिड कन्वर्ट टू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट टू गैस, राइट। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है कि पार्टिकल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जा रही है, उनके पास ज्यादा हीट एनर्जी आ जा रहा है, मतलब ओवरऑल एनर्जी ज्यादा है, तो वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा एक दूसरे के पास मूव करेंगे, एंड ओवरऑल क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपके जो सॉलिड के पार्टिकल्स पहले बहुत क्लोज क्लोज थे, वो धीरे 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 दूर दूर आने लगेंगे, और एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पर कि ये इतने दूर आ गए कि आपका जो स्टेट है उस मैटर, उस सब्सटेंस का, वो चेंज हो गया है लिक्विड में completely, and that point is known as the melting point, right। melting point पे solids जो है वो completely convert हो जाते हैं लिक्विड में, मतलब कि उस टेम्परेचर पे जो डिस्टेंस होती है वो लिक्विड्स में जितनी होनी चाहिए जस्ट अटेन कर लेती है। अब उससे आप आगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो और दूर 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 होते जाएंगे, एंड देन एक टेम्परेचर पॉइंट आएगा जिसको कि हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और इस टेम्परेचर पॉइंट पे आपके जो है वो पार्टिकल्स इतने दूर हो जाएंगे कि वो गैस की प्रॉपर्टीज अटेन कर लेंगे, वेपर बन जाएंगे, राइट। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड कन्वर्ट टू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट टू गैस, बट प्रेशर के साथ उल्टा है, राइट। प्रेशर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, बेसिकली आपने मान लीजिए गैसियस मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर इंक्रीज किया, तो ये पास आते जाएंगे, पास आते जाएंगे, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो ना। प्रेशर मतलब कि चारों तरफ से इस पे फोर्स लग रहा है, तो चारों तरफ से फोर्स लग रहा है तो ये एक दूसरे के नजदीक कैसे क्लोज आते जाएंगे। तो एक ऐसा पॉइंट ऑफ प्रेशर आएगा जबकि वो सारे पार्टिकल्स इतने क्लोज आ गए हैं कि वो लिक्विड की प्रॉपर्टीज अटेन कर लिए उन्होंने, एंड फर्दर आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो फिर एक वो काफी कॉम्पैक्ट, काफी क्लोज आ जाएंगे और वो सॉलिड बन जाएंगे, राइट। So, the process of converting gas to liquid is called condensation, and the process of converting liquid to solid is called freezing. But ये जो terms हैं, this is generally used for increase and decrease in temperature, melting, freezing, vaporization, boiling. But हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रेशर बढ़ाने पे जो है हमारा गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड लिक्विड विल कन्वर्ट टू सॉलिड, राइट। Now, solid to gas directly भी conversion होता है and vice versa, and this process is called sublimation. This also we have already read, and इसका famous example है dry ice and camphor, right? तो आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये भी हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेनली कंसिस्ट ऑफ कलर, ओडोर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा। इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कॉम्पोजिशन ऑफ द सबस्टांस, राइट। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर बेसिकली जो भी जिसमें भी आपका केमिकल प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और वैसी प्रॉपर्टीज हम लोगों को दिख रही हैं, मेजर कर सकते हैं, वैसी प्रॉपर्टीज को फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज आर बेसिकली जिसमें भी हमें किसी न किसी केमिकल अरेंजमेंट, किसी न किसी केमिकल प्रोसेस चेंज की जरूरत पड़ेगी वैसी प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए या फिर पता करने के लिए। जैसे कि कॉम्पोजिशन हो गया तो उसमें आपको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा या फिर ये करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा एलिमेंट्स को, ताकि पता चले कि उसका कॉम्पोजिशन, मतलब लेट से पानी है तो उसमें हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, राइट। कंबस्टिबिलिटी, जला रहे हो आप तो बेसिकली जो भी सब्सटेंस आप जला रहे हो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा जलने के टाइम। एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। So now comes the main part, that is laws of chemical combination. तो इसमें हम लोग 5 लॉज पढ़ने वाले हैं जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स एंड एवोगाड्रोस लॉ। और बेसिकली ये पांचों लॉ मिल करके आपकी पूरी केमिस्ट्री का बेस फॉर्म करेगा, जिसके बेसिस पे आप रिएक्शंस लिखोगे, आप इक्वेशंस लिखोगे, मास बैलेंस करोगे, वॉल्यूम बैलेंस करोगे, राइट। एंड मोस्टली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज होती है जो आपके दिमाग में बैठ जाती है, बट हम लॉ भूल जाते हैं। सो वी नीड टू नो अबाउट दीज, तो देख लेते हैं जल्दी से, एंड इसके साथ ही हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी रिवाइज करेंगे। So the first law is law of conservation of mass. This was given by Antoine Lavoisier in 1789. तो ये लॉ हमारे लिए तो बहुत ही बेसिक सा है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ऐसे लगता है कि हाँ ये तो ऑब्वियस ही होगा,
बट स्टिल देयर वाज सम पॉइंट ऑफ टाइम जो कि 1789, जिस समय में ये एक डिस्कवरी थी। तो बेसिकली इन्होंने एंटोनी लेवोजियर ने क्या किया कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिसमें उन्होंने कुछ प्रोडक्ट ले लिया होगा और कुछ रिएक्टेंट्स आता होगा, दोनों का मास मेजर किया होगा बार बार, एंड उन्होंने ये पाया होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट्स का मास है दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। So he just said that matter can neither be created nor destroyed. It remains constant during a chemical reaction, right? And basically वो जो experiments करते थे those were combustion reactions. Finally, after many experiments and results, he came at the conclusion कि for any change, be it physical or chemical change, there is no net change in mass during the process. मतलब mass में कोई change नहीं आता है, कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो केमिकली, फिजिकली, लेकिन मास जो है वो कंजर्व्ड, है, राइट? सो वी कैन से कि फॉर एनी केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो लेट्स से कि हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन है ऑफ द फॉर्म A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, या किसी भी तरीके का है, A गिव्स B प्लस C, राइट? तो उसमें मान लीजिए हमने x ग्राम A लिया है, y ग्राम B लिया है, और A ग्राम C मिल रहा है और B ग्राम D का मिल रहा है। सो वी कैन राइट दैट मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू A प्लस B, राइट? तो ये एक ऐसा इक्वेशन है जो हम आगे चल के ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। So this is the basic theory behind this. So our next law is law of definite proportions or law of definite composition. This was given by Joseph Proust. उन्होंने क्या बोला कि a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight, irrespective of the source. मतलब कि let's से हमने ले लिया H2O, तो H2O आप कहीं से भी ले लो, टैप वाटर, रिवर वाटर, ओशन वाटर, रेन वाटर, उसका जो प्रोपोर्शन होगा एलिमेंट्स का, दैट इज हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का, दैट विल बी 2:1 ओनली, राइट? एंड ये बोलते हैं सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। तो वेट से भी हम लोग देख सकते हैं कि जो रहेगा वो 1:8 ही रहेगा, क्योंकि H2O में H हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 1 × 2 ग्राम्स इज टू ऑक्सीजन का मास इज 16 ग्राम्स, तो बेसिकली ये 1:8 आ जाता है, राइट? तो आप H2O कहीं से भी ले लो, जो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का वेट आएगा दैट विल बी 1:8। सो दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस और कॉम्पोजिशन। तो जोसेफ प्राउस्ट ने इस लॉ को कंक्लूड कैसे किया था? बेसिकली वो क्यूप्रिक कार्बोनेट के सैंपल्स के साथ काम कर रहे थे, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, एंड क्यूप्रिक कार्बोनेट के दो तरह के सैंपल्स थे उनके पास, वन वाज नेचुरल एंड द अदर वाज सिंथेटिक, मतलब कहीं से बना दिया होगा लैब में, वहां से लेकर आए होंगे खरीद के। नेचुरली तो हमें ओट्स में या कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, राइट? तो उन्होंने देखा कि क्यूप्रिक कार्बोनेट जो नेचुरली अकर करता है उसमें भी क्यूप्रिक कार्बोनेट इज बेसिकली CuCO3, राइट? सो उसमें भी कॉपर इज टू कार्बन इज टू ऑक्सीजन का जो मास रहेगा that will be kind of in the ratio 63.5 is to 12 is to 48, right? तो जो भी है, एंड सिंथेटिक जो था उसमें भी सेम मास है। सो ही जस्ट कंक्लूडेड दैट कोई भी गिवन कंपाउंड में हमेशा सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट रहते हैं, आप वो कहीं से भी लेकर के आओ। सो नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो दिस वाज गिवन बाय डाल्टन इन 1803, और इसमें डाल्टन क्या बोल रहे हैं कि इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा, अगर दो एलिमेंट्स मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो लेट्स से हमने दो एलिमेंट्स लिया A और B, और इसमें से एक का मास जो है हमने फिक्स कर दिया। तो ये लॉ क्या बोल रहा है कि अगर आपके एक कंपाउंड में A B ऐसे कंबाइन करते हैं कि A का x ग्राम है और B का y ग्राम है, तो अगर आप A के मास को फिक्स कर दो, यानी कि x ग्राम ही रखो, तो कोई भी दूसरा कंपाउंड जो कि A और B मिल करके बनाते हैं, तो उसमें जो B का मास, लेट्स से यहाँ पर Z ले लिया हमने, तो y इज टू Z जो होगा, दिस विल बी अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर कोई भी दो एलिमेंट मिलके कोई कंपाउंड बना रहा है और उसमें से हमने एक का मास जो है वो x कर दिया, सिमिलर कर दिया सारे ये के लिए, गिवन कंपाउंड्स के लिए, तो दूसरे का मास का जो रेशियो होगा फॉर ऑल द गिवन कंपाउंड्स, दैट रेशियो विल बी अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, राइट? तो इसको कुछ एग्जांपल से देखते हैं।
तो लेट्स से हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया है। हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है वो NO भी बनाता है, N2O भी बनाता है, NO2 भी बनाता है, NO3 भी बनाता है, N2O3 भी बनाता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिलकर के होते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि इसमें जो मास ऑफ नाइट्रोजन है और मास ऑफ ऑक्सीजन है, इस सबका अगर हमने एक एक लिया है तो उनका क्या होगा। तो नाइट्रोजन का इसमें हो जाएगा 14 ग्राम्स, 16 ग्राम्स, देन 28 ग्राम्स, 16 ग्राम्स, देन 14 ग्राम्स, दो ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम्स, देन अगेन एक ही नाइट्रोजन है तो 14 ग्राम, 48 ग्राम्स, 28 ग्राम्स एंड 48 ग्राम्स। तो अभी अगर किसी एक का आपको मास जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। लेट्स से हमने मास ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 14 ग्राम्स फिक्स कर दिया। तो अगर ये मास 14 ग्राम्स कर दिया हमने, सो दिस विल बी बेसिकली 8 ग्राम्स पर 14 ग्राम्स। देन ये 14 ऑलरेडी है, दिस इज 14 एंड इसको भी 14 ग्राम्स कर लिया, राइट। तो दिस विल बी 24 ग्राम हमने नाइट्रोजन सब में फिक्स कर लिया। तो रेशियो क्या है ऑक्सीजन का, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 है, दिस इज 32, दिस इज 48 एंड दिस इज 24। तो वी कैन सी कि ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या है फॉर ईच ऑफ दीज कंपाउंड फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज 1:2, 2:2, 24, 3:4, 6, राइट। तो दिस इज अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। तो इसमें आप कोई भी दो पकड़ लो, लेट्स से NO एंड N2O। तो हमने देखा कि फॉर अ गिवन फिक्स्ड मास 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का मास कितना है, 2:1 के रेशियो में है। फॉर N2O एंड NO2 इट इज द रेशियो ऑफ 1:4। सो दिस इज इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, राइट। सो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। नाम से ही हमें याद रहना चाहिए कि किसी गिवन फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट के लिए दूसरा मास जो है वो मल्टीपल प्रोपोर्शंस, मतलब कि होल नंबर्स के प्रोपोर्शन में 1:2, 2:3 ऐसे ऐसे करके उसके साथ कंपाउंड बनाएगा। सो नेक्स्ट लॉ इज Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ये क्या बोलता है कि व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को आपने कांस्टेंट कर दिया, जो गैसेस कंबाइन करेंगे उनका वॉल्यूम का रेशियो जो होगा वो सेम रहेगा टू प्रोड्यूस अ गिवन सब्सटेंस, राइट। और इस लॉ को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं। H2 plus Cl2 gives us HCl। तो यहाँ पर अगर बैलेंस करें तो सिंपली ये हो जाएगा कि H2 plus Cl2 gives 2HCl, राइट। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि H2 का एक वॉल्यूम विल कंबाइन विद द सेम वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl गैस। क्योंकि ये देखा गया है कि जो हमारे कोएफिशिएंट्स आते हैं आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन, वो उसी वॉल्यूम में होते हैं हमारे जो गैसेस होते हैं। तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर रहा तो H2 का 100 मिलीलीटर अगर हम कंबाइन करते हैं तो Cl2 का वी विल रिक्वायर 100 मिलीलीटर एंड द वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड ऑफ HCl विल बी 200 मिलीलीटर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सारे गैसेस का सेम है तो हमेशा ही 100 मिलीलीटर ऑफ H2, 100 मिलीलीटर ऑफ Cl2 जो कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे है एज ऑफ H2, वो 200 मिलीलीटर ऑफ HCl देगा एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे किसका सेम होना चाहिए, सारे गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। मतलब H2 और Cl2 आपस में कंबाइन करें तो उनका हमें टेम्परेचर प्रेशर सेम चाहिए ताकि उनका जो वॉल्यूम है वो उसी फिक्स्ड रेशियो में हो। एंड HCl भी सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे प्रोड्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं HCl जहां निकल रहा है वहां पाइप से हमने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम क्या है, ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी, राइट। सो दिस इज बेसिकली योर Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं। एंड इसको फिर से एक बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं। फॉर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस, द गैसेस कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, जो कि बेसिकली उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज ऐसे नहीं करना है कि 100 मिलीलीटर प्लस 100 मिलीलीटर मिला के ये 200 मिलीलीटर बना रहा है। अगर हमने एग्जांपल ले लिया जैसे कि H2 plus O2 gives H2O, तो इसको बैलेंस करेंगे तो 2H2 plus O2 gives 2H2O हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर प्रेशर हो, अगर H2 और O2 का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो ये दोनों गैसेस जो है वो 2:1 के रेशियो में कंबाइन करेंगे। मतलब अगर हमने H2 का 100 मिलीलीटर लिया है तो O2 हमें सिर्फ और सिर्फ 50 मिलीलीटर चाहिए कंप्लीट
रिएक्शन के लिए, एंड प्रोड्यूस कितना होगा एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये 100 मिलीलीटर ही होगा, राइट, बिकॉज अगेन H2 के साथ इसका जो कोएफिशिएंट का रेशियो है दैट इज 1 एंड O2 के साथ इज 1:2। सो दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस बाय वॉल्यूम, कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हमेशा H2 और O2 2:1 के वॉल्यूम के रेशियो में कंबाइन करेंगे, एंड जो H2O प्रोड्यूस होगा वो भी 2 वॉल्यूम्स होगा, एज इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ H2, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ की तरफ, दैट इज एवोगाड्रोज लॉ। ये एवोगाड्रो ने दिया था इन 1811, एंड इसमें क्या बोलते हैं बेसिकली कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब ये बेसिकली एक एडवांस्ड फॉर्मेट है ऑफ द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, या फिर गेल-लुडैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, क्योंकि उसमें हम क्या बोल रहे थे कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हमारे जो गैसेस हैं वो एक फिक्स्ड वॉल्यूम में कंबाइन करेंगे, राइट। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम रखा तो गैसेस का इक्वल वॉल्यूम ले लिया तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। इसको देखते हैं कि बात बराबर कैसे है। बेसिकली पहले ये लॉ समझ लेते हैं कि ये लॉ क्या बोलने की कोशिश कर रही है। दिस इज सेइंग दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर हमने कांस्टेंट रखा है, ये हम आगे देखेंगे कि टेम्परेचर प्रेशर हर जगह कांस्टेंट आखिर क्यों रख रहे हैं फॉर गैसेस, बट लेट्स होल्ड इट फॉर नाउ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है, अगर कोई गैस है ए एंड अनदर गैस इज बी, इसका हमने सेम वॉल्यूम ले लिया, लेट्स से 100 मिलीलीटर एंड 100 मिलीलीटर, तो इन दोनों में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे दैट विल बी इक्वल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, राइट। तो ये तो आपका लॉ है। अब हम इसको थोड़ा सा और ये में समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से हमने H2 एंड O2 का 100 मिलीलीटर ले लिया एट एनी गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि कांस्टेंट रहेगा हमारे क्वेश्चन के लिए। तो अब हम बोल रहे हैं कि H2 के 100 मिलीलीटर में X मॉलिक्यूल्स अगर हैं H2 के, तो फिर O2 के भी 100 मिलीलीटर में अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोज लॉ X मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, राइट। अब अगर हम कंबाइन करना चाहें H2 एंड O2 को फॉर प्रोड्यूसिंग H2O, हमें पता है ऑलरेडी कि बैलेंस कैसे होता है, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, यानी कि हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा। ये हमें पता है बेसिक। तो नाउ आप ही बताइए कि X मॉलिक्यूल अगर है हमारे पास, हाइड्रोजन का X मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स लगेंगे? ओनली एंड ओनली x/2, राइट, क्योंकि 2 के लिए 1 चाहिए था तो X के लिए x/2 चाहिए। एंड वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे? X इटसेल्फ। तो अगर हम इस X को वापस से अब वॉल्यूम में कन्वर्ट करें तो हम देख रहे थे कि 100 मिलीलीटर था हमारा X मॉलिक्यूल के लिए, सो आवर हाइड्रोजन यूज्ड इज 100 मिलीलीटर, लेकिन ऑक्सीजन का सिर्फ और सिर्फ 50 मिलीलीटर यूज हुआ है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ x/2 मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं, एंड H2O अगेन प्रोड्यूस्ड इज 100 मिलीलीटर, राइट। तो ये दोनों लॉज बेसिकली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पांचों लॉज जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। हमने देखा कि मास कंजर्व्ड रहता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो आगे चल के हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। देन वी सॉ द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, मतलब कि किसी भी गिवन एलिमेंट के लिए जो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स उनका रेशियो रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा बाय मास, राइट। देन वी सॉ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कोई दो एलिमेंट मिलके अगर बहुत सारे कंपाउंड्स बना रहा है तो एक का मास हमने अगर फिक्स कर दिया तो दूसरे का मास का रेशियो क्या आएगा? इन स्मॉल होल नंबर्स आएगा। देन वी सॉ द गेल-लुडैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जो कि बोलता है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे दो गैसेस हमेशा कंबाइन अगर करेंगे तो सिंपल रेशियो रहेगा उनके वॉल्यूम्स का। एंड उसी का एडवांस्ड वर्जन इज एवोगाड्रोज लॉ, जो कि बोलता है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हम अगर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस लेते हैं, किसी भी गैस का हो, वो हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, नाइट्रोजन का हो, एनीथिंग विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो लास्ट थ्योरी इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि डाल्टन ने 1808 में दिया था, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ये सबने 9th क्लास में पूरी तरह से रट के गए होंगे, एग्जाम में लिख कर आए होंगे। तो इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो ये क्या बोलता है कि बेसिकली ये इन्होंने छापा था एज अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी, एंड इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए जो कि थे कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास,
atoms of different elements differ in mass. Compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio of small whole numbers. Then chemical reactions involve reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. तो ये 1808 के टाइम की बात है जब इन्होंने ये सारे हमें जो अभी काफी बेसिक बेसिक सी चीजें लगती हैं उन्होंने ये डिस्कवर करके पब्लिक किया था फॉर द वर्ल्ड, राइट। तो ये ऑब्वियसली बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज को तो एक्सप्लेन कर देती थी बट गैसियस वॉल्यूम्स के लॉज को एक्सप्लेन नहीं करती थी। डाल्टन ऐसा भी मानते थे कि जो एटम्स हैं वो एक तरह के एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स का एग्जिस्टेंस नहीं था अकॉर्डिंग टू हिम। ये बाद में जाकर के एवोगैड्रो ने प्रपोज किया था एंड कि पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिसमें कि सेम एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करते हैं। तो बेसिकली ये जो लॉज हैं बहुत ही बेसिक से हैं बट ओवरऑल केमिस्ट्री में जो भी एडवांसमेंट्स हुए हैं वो यूजिंग दीज लॉज इनके रिजल्ट्स को यूज करके ही कि मास ऑफ रिएक्टर एंड मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल कर दो एंड देखते हैं क्या आता है कि ये सब का यूज करके ही फॉर रिसर्च पर्पस हम आगे बढ़े हैं। सो वी विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर देम एंड इन्हीं लॉज के बेसिस पर हम आगे मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो उसके लिए भी थ्योरी पढ़ना एंड बेसिक चीज जैसे कि एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास एंड अदर डिफरेंट टर्म्स पढ़ना फॉर केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टू अंडरस्टैंड मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।